Welcome back guys in another class of microbiology. In this class we will discuss about a very great topic that is virus and fungus. तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वायरस क्या होता है। तो वायरस के बारे में सबसे सिंपल सा पॉइंट है कि वायरस जो होते हैं अ सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। व्हाट इज वायरस? वायरस इज अ सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम देखें तो वायरस जो होते हैं वह इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट होते हैं। वायरस इज इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, यानी कि वायरस का अपने आप का सिंगली कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि यह किसी कोशिका में नहीं चला जाता। तो व्हाट इज वायरस? वायरस इज अ सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह अपने आप में कोई सेल नहीं होती, यह तो सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो यह डीएनए होता है या फिर यह आरएनए होता है। तो एक प्रश्न आता है, वायरस या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। किसी भी वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल साथ साथ कभी भी नहीं पाए जाते, या तो वायरस में डीएनए ही मिलता है या फिर वायरस में आरएनए ही मिलता है। अब यह वायरस जो होते हैं इनकी शेप अलग अलग होती है। इनकी शेप के भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम समझने की कोशिश करें तो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वह आते हैं ब्रिक शेप वायरस। ऐसा वायरस जिसकी शेप एक पत्थर के समान होती है, उस वायरस को हम लोग बोलते हैं पॉक्स वायरस। पॉक्स जो वायरस होता है उसकी शेप जो होती है वो ब्रिक शेप होती है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, जो कुछ वायरस होते हैं वह होते हैं बुलेट शेप वायरस। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा वायरस जो होता है वो बुलेट शेप होता है। तो यहाँ पर हमें यह याद रखना है, बुलेट शेप वायरस के लिए हमें यह याद रखना है, रेबीज का वायरस, लीजा वायरस जो होता है वह बुलेट शेप वायरस होता है। इसके बाद हमें एक और पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेस व्हीकल। स्पेस व्हीकल शेप वायरस कौन सा होता है? तो एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो होता है वह स्पेस व्हीकल शेप होता है। अब समझने वाली बात यह है कि एडिनो वायरस, समझने वाली बात यह है कि एडिनो वायरस जो है वह हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है। तो एडिनो वायरस हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है। तो याद रखना है कि एडिनो वायरस की शेप जो होती है वो स्पेस व्हीकल की तरह होती है। वायरस से रिलेटेड कुछ टर्म हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि VIRION वीरियन, और दूसरी एक टर्म होती है VIRIOD। वीरियन का मतलब होता है वायरस का न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि कई बार जो वायरस होता है, देखो वायरस जो टर्म है उसका मतलब तो यह है कि एक वीरियन जब हमारी सेल में एंटर कर जाए और एक वीरियन जब एक्टिव होता है तब उसे हम वायरस बोलते हैं। तो वायरस नाम से ही पता पड़ रहा है कि यह एक सेल्यूलर अवस्था है, सेल्यूलर स्टेट है वायरस की। लेकिन वीरियन क्या होगा? एक न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए होगा या फिर वो क्या होगा? आरएनए होगा। लेकिन ये जो वीरियोइड है, वीरियोइड का मतलब क्या हो गया? वीरियोइड का मतलब हो गया कि ये प्लांट में पाए जाने वाली वायरस की एक विशेष प्रकार की संरचना है जिससे हमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना सा समझना है कि वीरियन क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस क्या होता है? सेल्यूलर स्टेट होती है। अब वायरस से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए, अगर हमारी बॉडी की किसी सेल में कोई वायरस चला जाए तो यह ऐसे प्रोटीन बनाती है जो कि दूसरी सेल को वायरस से इन्फेक्ट होने से प्रिवेंट करती है। इस प्रकार के इन सीक्रेटेड प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन। तो व्हाट इज इंटरफेरोन? इंटरफेरोन आर दी सेल सिग्नलिंग प्रोटीन विच आर सीक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल से जो सेल सिग्नल प्रोटीन निकलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन। इसके बाद हम एक अनदर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो वायरस से माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिक शेप वायरस कौन सा है? ब्रिक शेप वायरस जो होता है वह पॉक्स वायरस होता है। बुलेट शेप वायरस कौन सा होता है? लीजा वायरस होता है। इसी प्रकार स्पेस व्हीकल शेप वायरस कौन सा होता है? एडिनो वायरस होता है। एडिनो वायरस से हमें कौन सी डिजीज होती है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमें होते हैं। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम फंगस के बारे में
पढ़ लेते हैं। फंगस क्या है? एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक होता है। अलग अलग फंगस जो होती है उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं क्योंकि उनसे अलग अलग तरह की डिजीज होती है। सबसे पहले एक फंगस के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उन फंगस को हम लोग बोलते हैं डर्मेटोफाइट। उन्हें हम लोग बोलते हैं डर्मेटोफाइट। कई बार इन डर्मेटोफाइट को हम लोग बोलते हैं टीनिया, और इनके होने वाले इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिंगवॉर्म। पॉइंट नंबर 1 जो हमें समझ करके रखना है वो यह है कि डर्मेटोफाइट, टीनिया, रिंगवॉर्म। तो डर्मेटोफाइट के इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंगवॉर्म। डर्मेटोफाइट के इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिंगवॉर्म। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ये डर्मेटोफाइट जो होती है इसकी स्पीशीज होती है टीनिया। टीनिया जो ग्रुप है वो डर्मेटोफाइट नाम के फंगस में आता है। अब यह जो टीनिया है यह हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को अफेक्ट करती है, उसके बेसिस पे इसके नाम है। जैसे कोई टीनिया हमारे पैर के वेब बिटवीन टो को अफेक्ट करती है तो उसका नाम होगा टीनिया पेडिस। उसका नाम होगा टीनिया पेडिस। और टीनिया पेडिस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका दूसरा नाम होता है, इसके इन्फेक्शन को हम कहते हैं एथलीट फुट। एथलीट फुट टीनिया पेडिस के द्वारा किया जाने वाला इन्फेक्शन है। इसी प्रकार एक टीनिया होती है जो कि हमारे ग्रोइन एरिया को अफेक्ट करती है। ग्रोइन एरिया को अफेक्ट करने वाली इस टीनिया को हम बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस। और टीनिया क्रूरिस के इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं, या इस टीनिया क्रूरिस को हम कहते हैं जोक ईच। तो जोक ईच जो है वो हम कहते हैं टीनिया क्रूरिस को। इसी प्रकार टीनिया की एक और स्पीशीज होती है जो हमारे फेस को अफेक्ट करेगी, या फिर हमने कहा सबसे पहले टीनिया पेडिस अफेक्ट करेगी हमारे फुट को। ग्रोइन एरिया को अफेक्ट करने वाली टीनिया की स्पीशीज हो गई टीनिया क्रूरिस। इसी प्रकार कुछ टीनिया की स्पीशीज होती है जो हमारे स्कैल्प को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से स्कैल्प के हेयर उड़ जाते हैं, स्कैल्प जो होता है वो बाल्ड हो जाता है। इस प्रकार उस फंगस को हम लोग बोलते हैं टीनिया केपाइटिस। टीनिया केपाइटिस। तो इस प्रकार हमने देखा कि फंगस में सबसे पहले हमने पढ़ा डर्मेटोफाइट। डर्मेटोफाइट के अंदर जो ग्रुप हमें इन्फेक्शन करेगा वो है टीनिया। टीनिया के इन्फेक्शन को बोलते हैं रिंगवॉर्म। तो टीनिया के इन्फेक्शन को बोलते हैं रिंगवॉर्म। दूसरी बात, वेब बिटवीन टो को जो फंगस अफेक्ट करेगी उसका नाम है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस की वजह से जो डिजीज होगी नाम होगा एथलीट फुट। ग्रोइन एरिया को अफेक्ट करने के लिए जो फंगस होगी वो होगी टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस का दूसरा नाम होगा जोक ईच। स्कैल्प को जो फंगस इन्फेक्ट करेगी उस फंगस का नाम होगा टीनिया केपाइटिस। अब डर्मेटोफाइट ग्रुप के बाद अलग अलग तरह की फंगस होती है जो कि हमें अफेक्ट करती है। उन फंगस में दूसरी फंगस जो है उसका नाम है कैंडिडा पैरासिलोसिस। यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैंडिडा पैरासिलोसिस। कैंडिडा पैरासिलोसिस के बारे में हमें यह समझना है कि कई बार केयर गिवर के हैंड से नियोनेट को जो फंगल इन्फेक्शन होता है उस फंगल इन्फेक्शन को हम कहते हैं कैंडिडा पैरासिलोसिस। कैंडिडा पैरासिलोसिस केयर गिवर के हैंड से होने वाला फंगल इन्फेक्शन कहलाएगा नियोनेट को कैंडिडा पैरासिलोसिस। इसी प्रकार से कुछ अलग अलग तरह की फंगस और भी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में जाना जाए तो यह स्टेन हो जाती है ग्राम पॉजिटिव डाई से, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव फंगस। कैंडिडा एल्बिकेंस के इन्फेक्शन को हम कहते हैं कैंडिडियासिस।
अब देखना, ध्यान से देखना कि कैंडिडियासिस जो होती है उस इन्फेक्शन को कई बार हम कहते हैं मोनीलियासिस। तो यह ध्यान रखना, किस फंगस के इन्फेक्शन को मोनीलियासिस कहा जाता है, किस फंगस के इन्फेक्शन को मोनीलियासिस कहा जाता है। कैंडिडा एल्बिकेंस के इन्फेक्शन को मोनीलियासिस कहा जाता है। अब कैंडिडा एल्बिकेंस के इन्फेक्शन को हम कहते हैं मोनीलियासिस। कैंडिडा एल्बिकेंस अगर हमारी ओरल कैविटी को अफेक्ट करती है, ओरल कैविटी को अफेक्ट करती है, तो ओरल कैविटी में वाइट पेच बन जाते हैं, ओरल कैविटी में वाइट पेच बन जाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओरल थ्रश। इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं ओरल थ्रश। अब यह जो ओरल थ्रश की कंडीशन है, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, कोट्राइमोक्साजोल। तो हमें यह याद रखना है कि थ्रश यानी कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी। इसी प्रकार ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, यह फीमेल के अंदर वेजाइनल थ्रश को कोज करती है। वेजाइनल थ्रश में फीमेल को वेजाइनाइटिस हो जाता है, तो वेजाइनल थ्रश की कंडीशन होती है कैंडिडियासिस की वजह से। और इस वेजाइनल थ्रश में जो मेन सिम्टम होता है वह होता है वाइट कर्डी डिस्चार्ज। वेजाइनल थ्रश में जो मेन सिम्टम होता है वह होता है वाइट कर्डी डिस्चार्ज। यह वाइट कर्डी डिस्चार्ज इंडिकेट करता है कैंडिडियासिस को, कैंडिडा एल्बिकेंस के इन्फेक्शन को। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यह जो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम की फंगस है, यह हमारे नेल बेड के चारों ओर वाले हिस्से को भी अफेक्ट करती है, जिस इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं पेराओनकिया। तो व्हाट इज पेराओनकिया? पेराओनकिया इज फंगल इन्फेक्शन अराउंड नेल बेड दैट इज caused by fungus Candida albicans। जो हमारी फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस, वह नेल बेड, जो हमारा नेल बेड होता है उसके चारों ओर के हिस्से को भी प्रभावित करती है। उस चारों ओर के प्रभावित हिस्से के इन्फेक्शन को हम कहते हैं पेराओनकिया। तो कैंडिडा एल्बिकेंस से यही क्वेश्चन आते हैं कि मोनीलियासिस क्या होता है, ओरल थ्रश क्या होता है, वेजाइनल थ्रश क्या होता है। और ओवरऑल अगर हम फंगस से देखें तो कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न ही हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, उनकी एक बार हम समरी देख लेते हैं। पहला प्रश्न अगर आपसे कोई पूछेगा तो वह पूछेगा जॉक ईच। जॉक ईच किसका दूसरा नाम होता है? तो आपको बता दिया गया है टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस का दूसरा नाम होता है जॉक ईच। उसके बाद कोई दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, वह पूछेगा एथलीट फुट। एथलीट फुट, एथलीट फुट किस फंगस की वजह से होगा? टीनिया पेडिस की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अगर आपसे पूछा जाए तो वह पूछा जाएगा रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म कौन सी फंगल का इन्फेक्शन है? तो आप कह सकते हैं डर्मेटोफाइट के इन्फेक्शन को रिंग वॉर्म कहते हैं। इसी प्रकार अलग अलग तरह के प्रश्न और भी यहाँ से बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा मादुरा फुट। मादुरा फुट तो होता क्या है? मादुरा फुट जो है एक प्रकार की माइसिट्स नाम की फंगस है। यह माइसिट्स नाम की फंगस हमारे फुट को, जो फुट है उनके अंदर इन्फ्लामेशन कर देती है, ईचिंग कर देती है। तो माइसिट फंगस की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं मादुरा फुट। इसी प्रकार एक फंगस और है हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम की वजह से मोस्ट कॉमनली पर्सन को हो जाता है न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमनली पर्सन को हो जाता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की इस कंडीशन को हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है। इसी प्रकार
यहाँ पर हमें यह चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो हिस्टोप्लाज्म नाम की फंगस होती है उसकी वजह से हमें निमोनिया हो जाता है, और उस निमोनिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसका नाम है कोट्राइमोक्साजोल। तो इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से आने वाले ये क्वेश्चंस हैं। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। दैट इज एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए होता क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कोरोना नाम की अभी एक महामारी चल रही है। उस महामारी में कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए हमें कोई ड्रग नहीं मिल रही है। ड्रग नहीं मिलने के पीछे के कारण लोग बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कोरोना वायरस समय समय पर अपनी शेप चेंज कर लेता है, समय समय पर इसके स्ट्रेंथ चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी ड्रग इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है। तो अब यह प्रोसेस क्या है कि कोई भी ड्रग किसी भी बैक्टीरिया पर, किसी ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अपना एक्शन नहीं दिखा पाती है। तो एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी भी एंटीबायोटिक, किसी भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस के प्रति, किसी भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस के प्रति अगर रेसिस्टेंस दिखाते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की कैपेसिटी रखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, इन सब के प्रति सेंसिटिविटी दिखाने वाले रेसिस्टेंस को अर्जन कर लेते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सुपर बग। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सुपर बग? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को हासिल कर ले, उन्हें हम कहते हैं सुपर बग। ये सुपर बग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस दो तरीके से हासिल कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, और दूसरी वाली मैकेनिज्म हम कहते हैं एक्वायर्ड मैकेनिज्म। अब इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बायबोर्न यह एबिलिटी होती है, बायबोर्न वह जेनेटिक संरचना होती है कि उनके ऊपर कुछ कुछ माइक्रो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट नंबर 1 के लिए अगर हम देखें तो जो आपने नाम सुना होगा अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड एनएरोबिक बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती। अमाइनोग्लाइकोसाइड एनएरोबिक बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है, उसके पास एक इंट्रिंसिक रेसिस्टेंस जो होता है। लेकिन उसी प्रकार से एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि कुछ दवाइयाँ जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, यह एरोबिक बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती। तो बायबोर्न इस प्रकार के रेसिस्टेंस को, बायबोर्न इस प्रकार की पावर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब हमें यहां पर समझना है एक्सट्रिंसिक या फिर एक्वायर्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को। एक्वायर्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो होता है, इससे हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्पेसिफिक प्रकार की ड्रग जो होती है वो काम नहीं करती है। जैसे कि आपको बताने का एक प्रयास किया जाए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक कैपेसिटी रखते हैं, उस कैपेसिटी को बोलते हैं इफ्लक्स पंप। अब इस फ्लक्स पंप में होता क्या है कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर किसी एंटीबायोटिक को डाला जाए,
अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर किसी एंटीबायोटिक को डाला जाए तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा उस एंटीबायोटिक को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। इस प्रकार की एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया जिस प्रकार अपना बचाव कर रहा है उस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम कहते हैं इफ्लक्स पंप। ऐसे में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन की, यानी कि उनके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं कि वो एंटीबायोटिक को अब्जॉर्ब करने के बाद उस एंटीबायोटिक को तोड़ देते हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है, आपने नाम सुना होगा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर एक मेडिसिन होती है पेनिसिलिन। यह पेनिसिलिन जो होती है ये कुछ बैक्टीरिया पर एक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि पहला प्रश्न तो यह बनता है कि पेनिसिलिन कौन सी एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन के अंदर एक रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। पेनिसिलिन जो होती है उसके अंदर एक रिंग होती है, उस रिंग को हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। यह बीटा लैक्टम रिंग जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाकर के उसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, और उसके जेनेटिक मटेरियल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि जो पेनिसिलिन होती है वो बीटा लैक्टम रिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जिन्होंने एंजाइम विकसित कर लिया है बीटा लैक्टामेज। यह बीटा लैक्टामेज एंजाइम ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट किया जाता है जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एंजाइम का इनएक्टिवेशन कर सकें, और ऐसा करके वो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक से बच जाते हैं। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा कि पेनिसिलिन कौन सी एंटीबायोटिक होती है, वह होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। और बीटा लैक्टामेज एंजाइम का क्या काम है, बीटा लैक्टम एंजाइम जो होता है वो पेनिसिलिन की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वह यह बनता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे अपने जीन की शेप को, जीन की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, अपने जेनेटिक मैप को चेंज कर लेते हैं। जेनेटिक मैप को चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होते हैं डीएनए में आने वाले, जेनेटिक मटेरियल में आने वाले सडन चेंजेस होते हैं। तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने डीएनए में ऐसे सडन चेंजेस ले आते हैं जिनकी वजह से कोई एंटीबायोटिक उन पर एक्शन नहीं कर पाती। जैसे आप लोगों ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा जो कि आरआरबी 2019 का क्वेश्चन है, MRSA, और यही क्वेश्चन 2019 ESIC में भी आया, MRSA। यह MRSA एक प्रकार का, MRSA क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया का ग्रुप है। मेथी, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यह मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है इसकी एक कैपेसिटी है कि यह, इसके ऊपर मेथिसिलिन एंटीबायोटिक काम नहीं करती, क्योंकि यह धीरे धीरे निरंतर अपने जेनेटिक मैप को चेंज कर लेता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के द्वारा यह अपने जेनेटिक मैप को चेंज कर लेता है। तो प्रश्न यही आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मर्सा, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऐसा है जिसके ऊपर मेथिसिलिन काम नहीं कर रही, तो मेथिसिलिन काम नहीं कर रही तो फिर हमें कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी, उसके लिए जो ड्रग हमें देनी पड़ेगी उसका नाम होता है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मर्सा। एक और क्वेश्चन जो एम्स दिल्ली में पूछा गया कि मर्सा किस रूट से फैलता है। मर्सा जिस रूट से फैलता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। मर्सा जिस रूट से फैलता है उस रूट को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन।
तो यहाँ पर यही बात है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल में इंट्रिंसिक मैकेनिज्म भी होती है और एक्वायर्ड मैकेनिज्म भी होती है। एक्वायर्ड मैकेनिज्म में हमने पढ़ा है इफ्लक्स पंप के बारे में, एक्वायर्ड मैकेनिज्म में हमने पढ़ा है एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन के बारे में, और साथ में हमने पढ़ा है जेनेटिक मैपिंग चेंजेस के बारे में। तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, पेनिसिलिन कौन सी एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर यह काम नहीं करती उनके अंदर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो सीक्रेट करते हैं बीटा लैक्टामेज एंजाइम। और यहां पर मर्सा की फुल फॉर्म मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मर्सा, अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जिसके ऊपर मेथिसिलिन ने काम नहीं किया तो कौन काम करेगी, वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मर्सा। एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगे हाथ हम उस टॉपिक पर भी चर्चा कर लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज, वह टॉपिक है हमारा स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन। छोटा सा टॉपिक है, इस छोटे से टॉपिक की हमें सिर्फ इतनी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन जो होता है यह हमारे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट को, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को उनकी क्रिटिकल यूजेस के हिसाब से क्लासीफाई करता है। क्रिटिकल यूजेस के हिसाब से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासीफाई करने के एक क्लासिफिकेशन को हम स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन के अंदर 3 या तरह की मेन कैटेगरीज होती है। जैसे पहली वाली जो कैटेगरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कैटेगरी, दूसरी वाली कैटेगरी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेमी क्रिटिकल कैटेगरी, और कुछ जो कैटेगरीज होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिटिकल कैटेगरी। या फिर यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे मेडिकल यूज में आने वाले आइटम्स को क्लासिफाई किया गया है, तो उन आइटम्स को हम ऐसे बोलते हैं क्रिटिकल आइटम्स, सेमी क्रिटिकल आइटम्स और नॉन क्रिटिकल आइटम्स। अब यहाँ पर यह बात हमें समझनी है कि क्रिटिकल आइटम वो आइटम होते हैं जो कि हमारी स्टेराइल कैविटी में यूज़ आते हैं, हमारी स्टेराइल कैविटी में एंटर करते हैं, जबकि सेमी क्रिटिकल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी कैविटी या नॉन स्टेराइल बॉडी कैविटी के संपर्क में आते हैं, और नॉन क्रिटिकल आइटम्स जो हैं वो हमारी बॉडी सरफेस पर यूज़ आते हैं। ओवरऑल यहाँ पर तीनों पॉइंट देखने के बाद आपको यह समझ आ रहा होगा कि स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन में हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 3 भागों में बांटते हैं। उनके स्टरलाइजेशन के बेसिस पे, उनके बैक्टीरियल कॉलोनी उनके अंदर 0 हो उसके बेसिस पर, उनके स्टरलाइजेशन एडिक्वेसी के बेसिस पर। तो ऐसे आइटम जो डायरेक्ट हमारी स्टरलाइजेशन, जिनका डायरेक्ट स्टेराइल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमारी स्टेराइल कैविटी में एंटर करते हैं, ऐसे आइटम्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल आइटम। जैसे कि हमारे ओटी इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे ओटी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी नर्वस सिस्टम की सर्जरी में काम आते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल आइटम्स। सेमी क्रिटिकल आइटम्स क्या होते हैं, जो हमारे स्टेराइल कैविटी में काम आते हैं, जैसे कि एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप। तो इन आइटम्स को हम लोग बोलते हैं सेमी क्रिटिकल आइटम्स। तो आपको तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है। स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन मेडिकल डिवाइसेस का वो क्लासिफिकेशन है जो उनको स्टरलाइजेशन की एडिक्वेसी के आधार पर डिवाइड करता है। कुछ डिवाइसेस जो होते हैं वो होते हैं नॉन क्रिटिकल डिवाइसेस, और नॉन क्रिटिकल डिवाइसेस में वो आइटम्स होते हैं जो हमारी बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि बीपी कफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया है कि स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन किस चीज़ का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि यह हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बेसिस पर डिवाइड करता है। तो इस वीडियो में हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस लिए हैं कि
फंगस क्या होती है, वायरस क्या होता है और स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है। फंगस के बारे में हमने देख लिया कि कैंडिडा एल्बिकेन से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैंडिडा पैरासिलोसिस से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और डर्मेटोफाइट से कौन से क्वेश्चन आते हैं। वायरस से जनरल इन्फॉर्मेशन हमने ले ली कि या तो वो डीएनए होते हैं या वो आरएनए होते हैं, थोड़ी बहुत उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी शेप के बारे में हमने देखा, और फाइनली हमने देखा स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स में मेन पॉइंट्स यही थे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।